नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। गुरुवार को केजरीवाल ने एक बार फिर से दावा किया कि पीएम मोदी अपना वारिस अमित शाह को बनाने वाले हैं। इसके लिए वो अमित शाह के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटा रहे हैं। इसी अभियान के तहत बीजेपी जीती तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा ताकि उनका कद बड़ा ना हो सके। वहीं विपक्ष का दावा है कि 4 जून को गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर विपक्ष मौन है। जबकि बीजेपी की सरकार बनने पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस मुद्दे पर विपक्ष में जबरदस्त मंथन चल रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? विपक्ष के लिए अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन ये विचार विमर्श विपक्ष के प्रधानमंत्री के सवाल पर नहीं है। ये सवाल बीजेपी की सरकार बनने पर उनकी ओर से कौन प्रधानमंत्री बनेगा उस पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को लगता है कि 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाने पर प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। गुरुवार को केजरीवाल ने एक बार फिर दावा किया कि पीएम मोदी अपना वारिस अमित शाह को बनाने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी जीती तो 2-3 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे। अमित शाह के सामने जो बाधा बने उनका पत्ता साफ किया गया। शिवराज, रमन सिंह, फडणवीस, खट्टर, राजे एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो इनके लिए कांटा बन सकते हैं, तो इनको भी हटाने का पूरी तरह से प्लान बना लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक है, आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी संविधान को तार-तार करने के लिए 400 सीटें मांग रही है। मेरे हिसाब से बीजेपी को 220 से कम सीटें मिलने वाली हैं। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दे पर दोनों की राय अलग दिखी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 220 से कम सीटें आ रही हैं, वहीं अखिलेश यादव 140 सीट की बात कह रहे हैं।
यानी बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी विपक्षी गठबंधन में एक राय नहीं है। वहीं केजरीवाल और अखिलेश की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने केजरीवाल और अखिलेश पर पलटवार किया है। गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। केजरीवाल हो या खड़गे हो या राहुल गांधी की पीसी कोई असर नहीं डाल रही है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल लोगों का समूह है और इन लोगों को जनता ने अपने अपने स्टेट्स में नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से जीरो है, केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है और समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं के एक इकट्ठा हुए लोगों के समूह के एक ग्रुप का लीडरशिप है और परिवार की लीडरशिप है। जनता ने इन्हें नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। दरअसल केजरीवाल जमानत पर छूटने के बाद हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि मोदी के 75 साल होने के बाद 2025 में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब केजरीवाल के इस दावे में एक सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल ने मान लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होने वाली है, तभी तो वो बीजेपी में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर मंथन कर रहे हैं। वहीं 300 पार का दावा करने वाला विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा और अमित शाह को पीएम मोदी अपना वारिस बनाएंगे। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अगले साल सितंबर महीने में अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे। जो लोग अमित शाह के लिए बाधा बन सकते थे उन सबको एक एक करके हटा दिया गया और अब बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं। स्वागत है प्रियंका जी आपका। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत पूजा जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत संजीव निगम जी। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी नहीं प्रधानमंत्री अमित शाह बनने जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बनने का मतलब भी तो इंडिया गठबंधन की हार है। केजरीवाल ऐसा कहकर तो अपने गठबंधन का ही मनोबल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वयं मौजूद था लखनऊ में, जिस हॉल में जहां पर हो रहा था कार्यालय में, और गवाह हूं इस बात का कि इसमें दो बातें पैदा होती हैं। कहा है कि तमाम उनकी जो है प्रधानमंत्री महोदय की, मोदी साहब के क्या उनका कार्य करने का तरीका है, उस पर उन्होंने विशेष चर्चा की कि ये कैसे अपने रास्ते से जो है नेताओं को हटाते हैं। जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको तो ये जेल भेज देते हैं और अपने ही दल के नेताओं को कि उनकी लोकप्रियता न बढ़ जाए। अरे एक जमाना था, मुझे याद है बहुत अच्छी प्रकार से, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब होते थे प्रधानमंत्री, अरे तमाम बड़े बड़े नेता थे। अक्सर का चुनावों के दरमियान कहीं सुषमा जी जा रही हैं, कहीं दूसरे नेता जा रहे हैं, कि आज देखिए वन एंड ओनली वन मोदी कहाँ पूरे ठीक है, मैं आपकी सारी बातों को समझ गई निगम जी, लेकिन एक चीज ये बताइए ना कि आप बार बार इस बात को ये दोहराएंगे कि अगर मोदी आए, बीजेपी आई तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे बल्कि अमित शाह बनेंगे, यानी कि आप पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपका गठबंधन हारने वाला है। बात स्वीकारने की नहीं, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं ना भाई, हम तो देख रहे हैं घूम घूम करके तमाम ऐसे साथी है, मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई मोदी है ही नहीं, ये बात आप जान लीजिए अच्छी प्रकार से। तो मोदी है ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी है ही नहीं। अगर आपने किसी ने एक सुन लीजिए मैडम विशु जी, अगर किसी ने मोदी के नाम से गलती से दे दी, जो लोग चाहते हैं जो मोदी से जो उनको भी धोखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, जो मोदी को प्यार कर रहे हैं, जो मोदी को चाह रहे हैं, जो लोग उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो आप ये सारी बातें इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं निगम जी? और एक चीज और आप ये भी बताइए कि मोदी के रिटायरमेंट को लेकर केजरीवाल बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि ये बीजेपी की आंतरिक नीति है और वो भी उनकी पार्टी संविधान का हिस्सा नहीं है। मोदी के रिटायरमेंट में आप लोग क्यों इतनी रुचि ले रहे हैं? उस बात की है कि ये लोग जो बात कहते हैं, एक जो जन सामान्य
सामान्य को समझ में आती है कि अपनी कही हुई बात पर ये टिकते नहीं है। ये उदाहरण के ये सारे लोग सामान्य अच्छे से समझ लेते हैं कि इन्होंने जो कहा उस पर ये टिके नहीं है। ऐसी तमाम दूसरी बातें हैं, जैसे कि हम रोजगार की बात करते हैं या तमाम दूसरी बातें करते हैं, उसमें टिकते नहीं। तो ये जनमानस को, सामान्य जनमानस को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि तमाम जो पूर्व के नेताओं के साथ इन्होंने किया है, तो ये ऐसा जो है अब कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्योंकि ये चुनाव है, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। आप तो समझदार हैं, मतलब अगर ऐसा हो गया, मतलब आप वर्तमान की बात नहीं करते हैं, आप भविष्य को पहले से ही देख लेते हैं, इतनी दूर का आप सोच लेते हैं, इतनी दूर का मतलब आपको पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बीजेपी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो आपको पता है कि मोदी के बाद अमित शाह बनेंगे, लेकिन आपके यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनेगा इस बारे में आप कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। प्रियंका जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे जवाब यहाँ पर लूंगी, लेकिन जरा पहले पूजा मिश्रा जी से भी बात कर लेते हैं। पूजा मिश्रा जी, आप लोग कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपको अपना राजनीतिक भविष्य मोदी की सेवा निवृत्ति के बाद ही दिखता है और उनके रहते आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का उभार कठिन है? देखिए रेशु जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मोदी माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए जो है विपक्ष नहीं दिख सकता है। विपक्ष दिख रहा है। तभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है अपना भाषण बदलते जा रहे हैं हर समय के साथ में। जहाँ तक बात रही, जनता को जानना जरूरी है कि जनता के बीच में पता रहे कि जनता के साथ दगा ना हो। जो मोदी जी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं उनको पता तो रहे कि भाई आपको जो है नरेंद्र मोदी जी नहीं मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री। अगर हाइपोथेटिकली ऐसा हो जाता है तो, अगर भाजपा जीत जाती है तो, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि सच्चाई नहीं होने वाली है। बाकी जो विपक्ष अपने पूरे मुद्दे के साथ चल रहा है, हम कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, हम जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता से संवाद बिठा रहे हैं, जनता के प्रश्न उठा रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, आप तो काशी सीट को लेकर भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि देखिए कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन वाराणसी सीट को लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मतलब पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं वो काशी सीट को लेकर। देखिए रेशु जी, जो है जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस कल्चर को हम फॉलो करते हुए आते हैं ना, वो हमें बताता है कि प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे है उनकी एक गरिमा होती है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उनका सम्मान करते हुए, उस गरिमा का सम्मान करते हुए उन्होंने जो है उस सीट को कहा कि हाँ उस पे लड़ाई है। वो चाहते हम बदतमीज नहीं है ना भाजपा की तरीके से कि हम कुछ भी बोल जाए। हम जानते हैं जो संवैधानिक पद पे है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो हम इस चीजों का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि लड़ाई है। वरना वो कहने को कह सकते थे कि नहीं हम वहाँ पे भी जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारतीय के जो संवैधानिक पद है वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो हमेशा तो चला आ रहा है। हमारे कल्चर है कि जो बहुत सम्मानित लोग होते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। उनके सम्मान में उन्होंने कह दिया कि जो है वहाँ पे लड़ाई है। ऐसा नहीं कि जो है हम कमजोर हैं या अपने को कमजोर मान रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम कमजोर है ना हम कमजोर मान रहे हैं, पर हाँ हमारे अंदर जो है कल्चर है, उस कल्चर को फॉलो करते हुए हम सम्मान देते हैं लोगों को। इसलिए सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि हाँ उस सीट पे लड़ाई है, हम जनता के बीच में है। और 4 तारीख को इश्यू बिल्कुल क्लियर होगा। ये माना जाए कि जो बातें आप मंचों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि जो वोट इस बार जनता दे रही है वो प्रधानमंत्री को नहीं पड़ेगी, बल्कि जो वोट है वो अमित शाह को जा रही है और अपना जो वारिस है वो अमित शाह को चुनने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो ये सम्मानजनक बातें आप कर रहे हैं, आप जनता को बरगलाने का कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है आप इनका संविधान कहता है कि जो है 75 साल के बाद में जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। और अगर जो है माननीय केजरीवाल जी कह रहे हैं ये बात, तो उनको बिल्कुल मुख्यमंत्री है, 2 प्रदेशों में उनकी सरकार है, तो वो बिल्कुल अनुभव के साथ में कह रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल हवाबाजी बात तो कर नहीं रहे। और ये ऑब्वियस सी बात है, इनके संविधान कहता है कि 75 साल के बाद में जो है ये मैं वापस से आपके पास आऊंगी। लेकिन डॉक्टर प्रियंका, केजरीवाल कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री 75 साल पर सेवा निवृत्ति वाला नियम खुद भी मानेंगे। वैसे देखा जाए तो अमित शाह की सक्रियता इस चुनाव में काफी बढ़ी है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर आप किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये जनता से छल होगा। देखिए, मैं कई चीजों पे इस पे बात करना चाहूंगी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपनी बात पे टिकते नहीं हैं। तो टिकने वाली बात पे सबसे पहले जवाब दे दूं कि इनके जो केजरीवाल हैं उन्होंने कहा कि मैं
घर नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार पे आने वाली पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई। तो टिकने वाले लोग कौन है, कौन नहीं है, कौन टिकाऊ है जनता के बीच में, ये जनता तो समझ रही है। पहली चीज, इस बात का मैंने जवाब दे दिया। दूसरी चीज अब बता दूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ये चुनाव है और अब तक का सबसे बड़ा चुनावी जो मंत्र है वो है इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए की सरकार 400 पार। अब ये गए हैं बौखला इस बात को लेकर के कि ये जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होने को आ रहा है। तो इनके पास तो कोई नेता नहीं है, ना तो कोई नीति है जिसको ये लेकर के चल रहे हैं और ना ही कोई नियत ये अभी तक बना पाए हैं। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई गुंडागर्दी में लिप्त है। तो अब ये परेशान है कि चलो हमने एक गठबंधन तो जरूर बना लिया भ्रष्टाचारियों का, आम आदमी पार्टी जैसे दुराचारियों का, जिसमें महिलाओं के साथ इस तरह से असम्मानजनक चीजें हो जाती हैं जिसपे इनके पार्टी के नेता का मुंह ही नहीं खुलता है, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो इन ऐसे लोगों को जनता क्या पसंद करेगी? तो ऐसे भ्रष्टाचारी जो तिलमिलाए हुए हैं कि कैसे फिर से ना मोदी जी तीसरी बार आ जाए और इन लोगों का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से खत्म होने को आ गया है, क्योंकि गठबंधन करके भी ये अपना विषय नहीं लगा के रख पा रहे जनता के बीच, किस मुद्दे पे ये आना चाह रहे हैं। और इनके पास कौन है प्रधानमंत्री का फेस, पहले तो ये बता देना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके तो हर पार्टी के आदमी को जवाब ले लेती हूँ। पूजा मिश्रा जी, जो बातें यहाँ पर कह रही हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, इस बात पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो बीजेपी की ओर से आदित्यनाथ को भी हटाने की बात कह रहे हैं। बीच चुनाव में अपनी रणनीति और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के बजाय दूसरे के खेमे में होने वाली घटनाओं पर अटकलें लगाना, ये आपको लगता है कि इस वक्त में सही है? देखिए रेशु जी, राजनीति है और अगर जो है माननीय केजरीवाल जी को जो चीजें सही दिख रही है वो उस चीजों को कह रहे हैं। ऐसा कोई झूठा आरोप तो लगा नहीं रहे हैं कि अगर बताइए कोई झूठा आरोप लगाया हो कि चौहान जी को नहीं साइड लाइन। अरे आरोप तो केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी का भी लगाया, माननीय हो गए और अदालत से आए हुए जमानत छूट करके आए वो आरोपी भ्रष्टाचारी थे और वो आपके माननीय हो गए। और आप पूजा जी आपके मुंह में दही जम जाती है जब स्वाति के ऊपर अत्याचार होता है तब आप महिला भी नहीं खुलता। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्यों कैसी राजनीति करते हैं? और जिसके पास नेता है अपने विपक्ष के गठबंधन का, वो क्या करेगा? क्या करेगा राजनीति? अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया केजरीवाल से, मुंह में दही जमा के बैठे हुए एक बार भी इतने आरोप माननीय केजरीवाल है उनके मुंह में एक शब्द नहीं निकला। शर्म करो पार्टी वाले और समाजवादी वाले, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है खुद के पार्टी के और आप लोग मुंह से एक शब्द नहीं निकालते। क्योंकि आप उनका टिकट काट पाए, उनसे जो है टिकट नहीं मांग पाए। आप बात करते हो महिला सम्मान की, आप महिला सम्मान की पता नहीं किस मुंह से बात करते हो, तो हक ही नहीं महिला सम्मान की बात करने की। जो आप जो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हो, आप भी भूषण एक स्वाति के मुद्दे पे एक आप जवाब दे दो ना। अभी तक कोई पूजा मिश्रा जी जो इन्होंने किया, पूजा मिश्रा जी जो इन्होंने किया वही आप करेंगे, इन्हीं के ढर्रे पर चलेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो कहता है कि जीतने वाला है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कब होगी कार्रवाई मैम, कब होगी कार्रवाई? आप एक खुद महिला है ना, आप बताइए कब कार्रवाई होगी? कितने दिन बीत गए हैं इस मामले को, और जिसमें कि खुद संजय सिंह कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है। स्वाति मालीवाल ने खुद कॉल किया था और उसके बाद भी अभी तक इस मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? क्या ये कारण तो नहीं है कि अगर केजरीवाल के निजी सचिव के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो जो केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं उनके निजी सचिव उसका कहीं ना कहीं खुलासा न कर दे, ये डर है क्या?
जैसे कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी है, निजी सचिव पे लगातार महिलाओं पे अत्याचार का आरोप लगता है, उनके मुंह में दही जमा। निगम जी जवाब दे दीजिए इस पर जरा। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पे भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं निजी सचिव पे, उनका भी मुंह नहीं खुलता। कौन सी नस ये निजी सचिव इन लोगों के दबा के रखे हैं जिसमें। ठीक है निगम जी, बीजेपी पूछ रही है शीश महल में ये क्या हो रहा है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल के पीए विभाग के ऊपर कोई अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप कोई भी मामला होता है तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इस मामले में अभी तक आप क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं? एक एक करके बात करें, प्रश्न पूछे तो मुझे समझ में आएगा। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दे दीजिए। क्या देखिए, ऐसा है निजी सचिव का निजी मामला है, ठीक, मुख्यमंत्री जानेंगे, वो जानेंगे। सर निजी सचिव का मामला निजी कैसे हो सकता है? सुनिए तो कैसे हो सकता है सर? निजी सचिव का मामला निजी कैसे हो सकता है? सीएम के आवास पर एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही है, बकायदा वो कॉल कर रही है, आपके नेता संजय सिंह खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला अभी तक। मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे सर? नहीं बोला। कितने समय बाद करेंगे? कब करेंगे? मुख्यमंत्री को जो ठीक लगेगा, आवाज नहीं निकल रही है। मुख्यमंत्री को जो ठीक लगेगा वो मुख्यमंत्री आपकी करेंगे। पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, महिलाओं का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, वो तो आप देख नहीं रहे हैं, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि पहले रमन सिंह को हटा दिया, फिर शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, फिर वसुंधरा राजे को हटा दिया, और अब योगी आदित्यनाथ की बारी है। मतलब आगे तक का आप देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी पार्टी के भीतर किस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है, उस पर आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं देख पा रहे कि केजरीवाल का क्या होगा 20 दिन इस पर जवाब दे दीजिए सर। जाएंगे जेल में तो बरी होंगे या नहीं होंगे? मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर 4 जून को बनेगी। सर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल के निजी सचिव पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और अभी तक क्यों नहीं हुई है, इस पर जरा जवाब दे दीजिए। निजी सचिव का निजी मामला है, वो जो आएगी। डॉक्टर प्रियंका क्या कहेंगी? कह रहे हैं केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनका निजी मामला है। देखिए, तुम निजी मामला मतलब ठीक है, पार्टी का जवाब ले मामला लेती है, हूँ। पार्टी जो अगर उनको जो भी पीड़ा होती है, कह रहे हैं कि निजी सचिव का मामला निजी है। मालीवाल जी थाने गई क्या ये निजी मामला है कि कहीं ऐसा ना हो जाए निगम जी, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो उनके पीए को पता है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर निजी सचिव के ऊपर कार्रवाई हुई तो कहीं आरोप सच साबित न हो जाए, खुलासा न कर दे सब बातों का। देखिए, मौके पर तो मैं मौजूद नहीं था, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इसकी बेहतर जानकारी तो स्वाति मालीवाल जी दे सकती है। क्या संजय सिंह ने नहीं कहा? हुआ है, संजय सिंह तो आप ही के नेता है कि नहीं? संजय सिंह कह रहे हैं ना कि उनके साथ ऐसा हुआ है, फिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया सर अभी तक? आज लखनऊ में संजय सिंह जी भी मौजूद थे, साथ में अरविंद केजरीवाल जी से। आप भी थे ना सर? आप भी थे, आप प्रवक्ता है ना, तो आपको भी पूछना चाहिए था, आपको भी अपना धर्म निभाना चाहिए था, आपने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया सर? मैं लखनऊ में था। अब अगर स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को कोई लिखित कंप्लेंट दी होती तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती, पुलिस अपनी तहकीकात करती। अब उनके भाई घर परिवार में भी तो होती है, घर परिवार में होती, तमाम स्कूल में होती, स्कूल के झगड़ा है हम पुलिस को दे दे, घर का झगड़ा है पुलिस को दे दे। महिलाओं पे अगर अत्याचार हो तो वो सही होता है। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब नहीं देंगे डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि कल भी देखिए इस विषय पर। ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर प्रियंका, समय का अभाव है, प्रियंका जी समय का अभाव है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक सेकंड सर, आखिरी सवाल है, समय का अभाव है, क्योंकि मुझे पता है इस विषय पर आप कितना भी पूछ लीजिए जवाब ये देने वाले नहीं है। कल भी हमने डिबेट इस पर की थी, कल भी मुझे जवाब नहीं मिला था, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसको लेकर मैं आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में चाहूंगी, क्योंकि साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल आपको 220 सीटें दे रहे हैं और अखिलेश 140। आपका नारा इस दौरान 400 पार का है, क्या कहेंगे इनके इस दावे पर? देखिए, हमारा लक्ष्य 400 पार का है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। ये मतभेद तो इनका शुरू से ही देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से कंफ्यूज है, ये गठबंधन में भी अपने कंफ्यूज है, और सीटों में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है
उसमें भी इनको कंफ्यूजन है। एक मत इनका कहीं है नहीं, एक मत खाली इसीलिए जनता के बीच में जनता को भ्रमित करने के लिए दिखा रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं। और देखिए जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा एक दूसरे को नोचना खरोचना चालू कर देंगे। ये वैसा विपक्ष है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहा था, लेकिन साथ आया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो जनता तो साफ समझ रही है और जनता भी अच्छे से इनको जवाब देगी कि कंफ्यूजन विपक्ष को है, जनता को नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार फिर से कमल की सरकार बनने वाली है और तिलमिलाए झिलमिलाए जो लोग है ना वो 4 जून को बैठ करके फिर से रोएंगे और ईवीएम पे सारा ठीकरा चलिए, फोड़ेंगे। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये तो जनता तय करेगी, आप और हम तय नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।